दृष्टि निरंतर, दृष्टि निरंतर मैगजीन का हमारे नाम है और ये मासिक मैगजीन है। कमेंट बॉक्स में हमें लिंक दे देंगे, इससे कुछ % आपको छूट मिल जाएगी। ये मैगजीन का नाम है। पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, ये प्री परीक्षा में जो भी आर्टिकल आता है और बैकग्राउंड भी मतलब कोई भी आर्टिकल तो उसकी 360 डिग्री कवरेज, 360 डिग्री कवरेज मिलती है, तो ये आपको एक फ़ायदा मिलता है। दूसरा, मेंस के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो डिटेलिंग तो मिलती ही है, आपको डिटेलिंग तो मिल ही रही है, आर्टिकल की डिटेलिंग मिल रही है, प्लस आपको आंसर राइटिंग की बेसिक्स का पता चल रहा है, आंसर राइटिंग की बेसिक्स का पता चल रहा है, और ये पता चल रहा है कि कैसे किसी चीज़ को लिखा जाता है, कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट कर दिया जाता है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज। Whether you are preparing for pre or mains doesn't matter, but the crucial matter is you are aspiring for civil services, then you should continue your preparation pre along with mains। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और फिर ये लैंग्वेज भी इसकी बहुत सरल है, और सबसे खासियत बात जो मैंने यहाँ बात की, तो इसमें क्या है कि अगर आपको इसकी समझ होगी तो जो एसे का पेपर होगा, आपका एसे का जो पेपर होगा, उसमें भी ये मैगजीन काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी, वेलकम टू घटना चक्र। आज हम बहुप्रतीक्षित अपनी मैगजीन की बात करेंगे जिसका नाम है निरंतर दृष्टि। निरंतर दृष्टि मैगजीन जो हर मंथ आती है, हमारे प्रकाशन से प्रकाशित होती है। ये मैगजीन सेम उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पर आप दृष्टि मैगजीन खरीदते हैं, जब पीसीएस या आरओ के एग्जाम के पहले आती है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये मंथली मैगजीन है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो आइए जान लेते हैं कि इस मंथ यानी अक्टूबर की जो मैगजीन आई है इसमें क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको ये मैगजीन क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों खरीदनी चाहिए। पहली बात तो इसका नाम है समसामयिक घटना चक्र द्वारा जो प्रस्तुत मैगजीन है, अब दृष्टि प्रारूप में दृष्टि निरंतर। आपको पता है लद्दाख की 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन लद्दाख में छिड़ा, सोनम वांगचुक का मामला आपको पता ही होगा। ये सारे बहुप्रतीक्षित आर्टिकल इस मैगजीन में आपको मिलेंगे। अब हम चलेंगे मैगजीन के इंडेक्स में और ये पड़ताल करेंगे, ये देखेंगे कि किन किन आर्टिकल्स को अंदर कवर किया गया है, और अंदर एक दो आर्टिकल में चल के देखेंगे कि हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं मैगजीन को, और हमारा प्रेजेंटेशन किस तरह से आपकी प्रिलिमिनरी टेस्ट और मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए मैगजीन है ये, इसका रेट अगर हम बात करें, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस बहुत कम है, 80 रुपये इसकी प्राइस है, और मार्केट में आपको कम मूल्य पर ही ये किताब मिल जाएगी। तो इसकी प्राइस के हिसाब से बहुत कम मूल्य है ये। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे पहली बात इसके इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले राष्ट्रीय इंडेक्स की ही बात करेंगे, राष्ट्रीय परिदृश्य की। दृष्टि मैगजीन की तरह सबसे पहले सूक्ष्म दृष्टि मिलती है आपको, जिसमें वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स को प्रेजेंट किया जाता है। कैसे में? वन लाइनर फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में, जो आपकी प्री के परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वन लाइनर फॉर्मेट में आपको मिलता है। फिर राष्ट्रीय परिदृश्य में आते हैं, जहाँ पर नेशनल ऑस्पेक्ट से संबंधित जो लैंडमार्क करंट अफेयर्स हैं वो कवर किए जाते हैं। इसमें क्या क्या कवर किया गया है? लद्दाख के मामले में 6ठी अनुसूची की मांग के संदर्भ में बात की गई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आर्टिकल है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के बारे में बात है। स्नातकोत्तर और स्नातक चिकित्सा शिक्षा क्षमता के बड़े विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई है। जहाज निर्माण और समुद्री इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए पैकेज को मंजूरी की बात की गई है। DSIR योजना क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास को मंजूरी मिली है। अफीम खेती लाइसेंस नीति 2025-26 के संदर्भ में भी आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में फिलिस्तीन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का विस्तार हो रहा है। कई सारे देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, एक देश के रूप में मान्यता दी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने मान्यता दी है, यूके ने मान्यता दी है, और कई देशों ने मान्यता दी है। इसके संदर्भ में आपको आर्टिकल मिलेगा। ये प्री मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका में नए H1B वीजा पर बृहद अनिवार्य शुल्क जो 88 लाख रुपए कर दिया गया है, उसके संदर्भ में बातचीत है। सुपर टाइफून रगासा के बारे में बातचीत है। कतर पर इजरायली हमले के बारे में बातचीत है। गाजा में नरसंहार पर UNHRC के स्वतंत्र जांच आयोग की रिपोर्ट है। मॉरिशस की भारत यात्रा की बात हो गई है, और नेपाल में जो जिंजी आंदोलन चला और उसके बाद नेपाल की सत्ता पलटी, वहाँ नए प्रधानमंत्री की आमद हुई और बाद में जाकर स्वतंत्र चुनाव वहाँ करने की बात हो रही है, इसके संदर्भ में डिटेलिंग है। आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो मौद्रिक नीति वक्तव्य अगस्त 25-26 की बात है। विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी की बात है।
भारत भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, बैंक कार्यविधि, हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट, देश में पर्यटकों की आगमन की स्थिति पर बात है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो कंपनीज होती हैं उनके संदर्भ में बात है, फिर वैज्ञानिक परिदृश्य के संदर्भ में हम आएंगे भारत नए रामसर स्थल की बात है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल होने की बात है, रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, इसके संदर्भ में बातचीत आपको मिलेगा। और सारे कई आर्टिकल हैं, संक्षिप्तियां हैं, फिर खेल परिदृश्य है, केवल 88 पेज की मैगजीन है। आप इसको जो है एक दिन में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मैगजीन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्यों साबित होगी? क्योंकि मैगजीन केवल और केवल न केवल प्री परीक्षा के लिए आपकी महत्वपूर्ण है, बल्कि मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि प्री परीक्षा आप क्वालिफाई कर भी लेते हो, अगर आप क्वालिफाई कर भी लोगे तो असली जो जंग होगी, असली जो वार जोन की स्थिति होती है वो किस में होती है? वो होती है मेंस यानी मुख्य परीक्षा में। और मेंस के हिसाब से आर्टिकल का जो विस्तार अगर मेंस के हिसाब से आपको देखने को नहीं मिलेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। जैसे दृष्टि मैगजीन में आप देखते हैं, चूंकि साल भर की मैटर्स को कवर करना होता है, पूरे वर्ष के महत्वपूर्ण अफेयर्स को उसमें रखना होता है, तो कई बार हम क्या करते हैं, मैटर को छोटा करते हैं और प्री ओरिएंटेड बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस मैगजीन में हमारे पास ये छूट होती है कि हम मंथली मैगजीन के संदर्भ में जब हम ये प्रेजेंट करते हैं तो मेंस के मैटर को भी उसी फॉर्मेट में उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी बेहतर दिशा में हो पाए, आगे बढ़ पाए। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे, एक दो आर्टिकल देखेंगे उसमें क्या है, कैसे है। जैसे देखिए, अभी सूक्ष्म दृष्टि की बात है तो इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप लगातार दृष्टि मैगजीन पढ़ ही रहे होंगे। तो पहले राष्ट्रीय परिदृश्य की बात है, जैसे रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन द AI इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। अगला पॉइंट है, पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? 12वां, इसके संदर्भ में बात है। तो ये पॉइंटर फॉर्म में आपको मिलेगा करंट अफेयर्स। जब हम सूक्ष्म दृष्टि की बात करेंगे सब कुछ पॉइंटर फॉर्मेट में मिलेगा। और इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग सेक्शन को रखा गया है, लेकिन मुख्य जो सेक्शन में आते हैं, अब इस पे देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य की शुरुआत होती है। इसमें पहला आर्टिकल है, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को जो है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। यह मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। लगभग 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह हवाई अड्डा भविष्य में हर वर्ष लगभग 9 करोड़ यात्रियों और लगभग 3.25 मिलियन मीट्रिक कार्गो संभालने की क्षमता रखेगा। ये इंट्रोडक्शन है। फिर इसमें स्मरणीय तथ्य में आप जब आएंगे तो स्मरणीय तथ्यों में वो सारे तथ्य मिलेंगे जो आपके एग्जाम के संदर्भ में पूछा जा सकता है। जैसे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया गया है। आपके प्री में पूछ सकता है कि किस मॉडल पर विकसित किया गया है, तो आप याद रखोगे कि PPP मॉडल पर इसको विकसित किया गया है। इसकी लागत कितनी है? कई बार प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछ लेता है इसकी लागत कितनी है, तो 19,650 करोड़ रुपए है। इसमें अनूठी ऑटोमेटेड पीपल में रिमूवर सिस्टम है। ये क्या होती है? अगर इसके संदर्भ में बात आ गई तो ये होता क्या है कि एक पारगमन प्रणाली है जो सभी 4 यात्री टर्मिनलों को जोड़कर इंटर टर्मिनल आवागमन को सुविधाजनक बनाएगी। अब ये पॉइंट अगर आप मेंस में लिखते हो, इसको हम अगर उठा लें, इस पॉइंट को अगर आप मेंस परीक्षा में लिखो, मेंस परीक्षा में अगर इस पॉइंट को आप लिख दोगे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपकी गहरी समझ है। और आप समझिए एक एक नंबर, चाहे वो 12 नंबर के प्रश्न हो, चाहे वो 8 नंबर के प्रश्न हो, ये दोनों प्रश्न हम यूपीएससी के संदर्भ में अगर बात करें तो ये दोनों प्रश्नों में अगर 1 नंबर भी मार्जिन आप अन्य अभ्यर्थियों से ले जाते हो तो आप ये समझ लो कि आप बहुत बड़ा मार्जिन ले रहे हैं। अगर एक एक नंबर की मार्जिन लेकर अगर 20 क्वेश्चन है, आप 20 छोड़िए, आप 10 नंबर की मार्जिन किसी अभ्यर्थी से ले लेते हो तो कुल मिलाकर आप जो है कितने आगे हो जाते हो इस रेस में। और मार्जिन मिलती कैसे है? मार्जिन ऐसे ही मिलती है जहां अन्य लोग वो चीज़ ना लिखें, वो चीज़ आप लिखो। एग्जामिनर को आप इंप्रेस करो, एग्जामिनर को ये लगे कि आपकी जानकारी केवल सुपरफिशियल नहीं है, आप यूं ही परीक्षा देने नहीं आए हैं, बल्कि आपकी गहरी समझ भी है। तो इसमें पूरा मेंस और प्री दोनों से संबंधित चीज़ें हैं। फिर जैसे दूसरी है छठी अनुसूची की मांग की बात हो रही लद्दाख की, तो देखिए इंट्रो हम किस तरह लिखते हैं। इंट्रो में मैं आपको पढ़ कर सुनाऊंगा। ये इंट्रो अगर आप बार बार पढ़ते हो, 2 बार 3 बार पढ़ते हो, तो आपकी मेंस की किस तरह से तैयारी बेहतर होती जाती है, आपकी लेखन शैली भी विकसित होती है, आपको लिखने का एक नया मार्ग मिलता है, लिखने का एक नया प्रोत्साहन भी मिलता है, आपके शब्द जालों में वृद्धि होती है। आपको याद होगा कि जब हम लोग जो पुराने समय के लोग तैयारी करते थे, आजकल तो सब डिजिटल एरा है, तो लोग क्या कहते थे, अगर आपको सिविल की तैयारी करनी है
अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, मुझे याद है बहुत अच्छे से लोग कहा करते थे कि अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज की गंभीरता से तैयारी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साहित्य पढ़ने पड़ेंगे। आप भले सिलेबस पढ़ो लेकिन साहित्य जरूर पढ़ो, साहित्य लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा, साहित्य पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, आपकी न केवल भाषा पर पकड़ बनती है, भाषा पर पकड़ बनने के साथ आपका शब्दकोश बेहतर होता है। क्या बेहतर होता है, शब्दकोश आपका बेहतर होता है। शब्दकोश के माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति को बेहतर दिशा में ले जा सकते हो। इसके साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनती है, सब्जेक्ट को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर दिशा में बनती है। कई बार साहित्य का ही प्रभाव होता है कि आपके पास अगर फैक्ट कम भी हों, अगर आपके पास फैक्ट कम भी हो, मान लीजिए कि बहुत कम फैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, तब भी अगर आपको साहित्य की समझ है, आपको लेखन की समझ है, तो आप कम से कम जो क्वेश्चन 12 नंबर का है, अगर उतना अच्छा आपको नहीं आता और आप 4.5 नंबर भी पा जाते हो, तो जीरो से तो कितना अच्छा है। इसलिए आपको ऐसे आर्टिकल जरूर पढ़ने चाहिए जो आपके ज्ञान कौशल में वृद्धि करके आपको ये बताए, ये जताए कि आप तैयारी कर रहे हो, कोई मजाक नहीं है। और तैयारी करने के क्रम में भाषा शैली और अभिव्यक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। आप खुद समझदार हैं, आप जानते हैं कि अभिव्यक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे हम छठी अनुसूची की मांग की बात करें लद्दाख की, तो बस इसका इंट्रो आप देखिए, बहुत ध्यान से इंट्रो देखिएगा, एक एक लाइन जो मैं पढ़ूंगा आप देखिएगा हमारी मैगजीन किस तरह प्रेजेंट किया गया है। देखिए इंट्रो क्या है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के संरक्षण की मांग बीते कुछ वर्षों से प्रमुख राजनीतिक सामाजिक मुद्दा बनी हुई है। एक एक शब्द पर एम्फेसिस करेगा आप, राजनीतिक सामाजिक मुद्दा बनी हुई है, यानी ये केवल पॉलिटिकल मांग नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, बल्कि लद्दाख की क्या है, ये सोशल डिमांड भी है, यानी सामाजिक मुद्दा भी है। हर शब्द पे एम्फेसिस करेंगे। 24 सितंबर 2025 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह शहर में राज्य का दर्जा और जनजाति संरक्षण की संवैधानिक गारंटी। अब जनजाति संरक्षण की अगर बात हो रही है तो जनजाति संरक्षण को आप किससे जोड़ेंगे, छठी अनुसूची से जोड़ेंगे। अगर आर्टिकल की इंटरलिंकिंग करनी आपको नहीं आती है तो आप उसको करना सीखिए। आप अगर चाहे ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी कर रहे हैं या कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आर्टिकल पढ़िए तो आप बिटवीन द लाइन्स जरूर पढ़िए। क्या पढ़िए, बिटवीन द लाइन्स एक शब्द होता है इंग्लिश में, बिटवीन द लाइन्स, मतलब उसमें ये बिटवीन द लाइन्स जो भाव होता है, ये बहुत कुछ लिखा नहीं होता है इसमें, लेकिन आपको इंटरलिंकिंग करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपकी चीज़ें और बेहतर बन पाएँ। जैसे मैं बात करूँ बिटवीन द लाइन्स की, जब छठी अनुसूची की हम बात कर रहे हैं, ये छठी अनुसूची आपने उठाया और आप छठी अनुसूची को उठाकर आप यहाँ पे आ जाइए, जनजाति संरक्षण की संवैधानिक गारंटी। अब इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ये आपको आगे पीछे वहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बिटवीन द लाइन्स है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे किस तरह से आर्टिकल को प्रेजेंट किया गया है। तो इसकी मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। ये टेक्निकल डिटेलिंग पे हम आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब सितंबर 25 में क्या हुआ है कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को, जो लद्दाख के राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची के संरक्षण आंदोलन करता का नेतृत्व कर रहे थे, इनको क्या NSA 1980 के संदर्भ में इनको गिरफ्तारी मिली है। तो ये हमारे लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, NSA 1980। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई बार ये आर्टिकल मेंस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार मेंस परीक्षा में इस तरह के आर्टिकल पूछ लेते हैं जो बहुत चर्चा में, अगर राष्ट्रीय फलक पर कोई चीज़ रहती है तो मेंस परीक्षा में महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे है, केंद्र ने उन पर हिंसक प्रदर्शन भड़काने आरोप लगाया, जिसमें पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत और 50 से अधिक घायल हुए। यह मामला भारत के सबसे सख्त प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों में से एक NSA पर ध्यान आकर्षित करता है, जिसे अतीत में अलगाववादियों, गैंगस्टरों और कट्टरपंथी उपदेशकों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। यह कानून सरकारों को उन व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। तो इस तरह से देखिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। फिर स्मरणीय तथ्य पे आएंगे। स्मरणीय तथ्य में फिर हम बैकग्राउंड में चले गए हैं। देखिए कि 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन की अधिनियम आया, तो उसमें क्या कहते हैं कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना। अब लद्दाख की जनसंख्या की बात भी इसमें हो गई है, जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी बात भी हो गई है। सारी डिटेलिंग जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, मैं कहता हूँ सारे फैक्ट आप मत पढ़िए, लेकिन इस तरह से चीज़ें जाइए। अब छठी अनुसूची क्या प्रदान करती है, इसके संदर्भ में भी बात है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत सक्षम की गई छठी अनुसूची का उद्देश्य क्या है, जनजातीय आबादी को, क्या उद्देश्य है, जनजातीय आबादी को स्वायत्त शासन व्यवस्था के माध्यम से संरक्षित करना है। ये चीज़ आपको जब मैं बता रहा था
कि आदिवासी संरक्षण की बात हो रही है, जनजाति संरक्षण की बात हो रही है। ट्राइबल प्रोटेक्शन एक वर्ड होता है, ट्राइबल प्रोटेक्शन की जब बात हो रही है, मैंने आर्टिकल की शुरुआत में जब इंट्रो पढ़ रहा था तो मैंने इस वर्ड को एम्फेसिस किया था और कहा था बिटवीन द लाइन्स आपको जानना होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप यहाँ से जोड़ देंगे तो ये आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक आर्टिकल में आपको क्या मिल रहा है, एक आर्टिकल में ही आपको क्या मिल रहा है जानने को, एनएसए के बारे में, 6 शेड्यूल के बारे में, और ये सब चीज़ें तो आपको जानने को मिल ही रही। लद्दाख की जनसंख्या क्या कितनी है, ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या मिल रही है कि मेंस का आपको पर्सपेक्टिव मिल रहा है। मेंस का क्या मिल रहा है, पर्सपेक्टिव मिल रहा है, व्हिच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट आई कैन से। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी होगी। तो इस मैगजीन में देखिए आपको प्री और मेंस दोनों की चीज़ें, देखिए ये सब सारी चीज़ें हैं। अब देखिए छठी अनुसूची के प्रावधान की भी चर्चा कर दे रहा है आर्टिकल, और फिर इसमें कितना विस्तार है। आप देखिए एडीसीज और एआरसीज की शक्तियाँ क्या होती हैं। अब आप पूछेंगे एडीसी एआरसी क्या होता है, इस आर्टिकल में आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। एक तरह से पॉलिटी को आप जो है, जो ट्राइबल प्रोटेक्शन होता है, जो ट्राइबल प्रोटेक्शन से संदर्भित, ट्राइबल प्रोटेक्शन के संदर्भ में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आयाम हैं, ये आर्टिकल जब आप पढ़ोगे तो इस आर्टिकल की यात्रा करोगे, तो जब आप अपनी नाव लेकर इस आर्टिकल की यात्रा पर उतरेंगे, निकलेंगे, तो चारों तरफ जब घूम जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल आयाम हैं, सामाजिक आयाम हैं, राजनीतिक आयाम हैं, इस आर्टिकल में आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको ये मैगजीन प्री और मेंस दोनों की तैयारी के लिए आधार प्रदान करती है। तो ये 1-2 आर्टिकल था। जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम जाएं तो फिलीपींस के सेबू में भूकंप, ये तो खैर आर्टिकल है, उतना बहुत वो नहीं है, लेकिन मैं 1-2 आर्टिकल आपको मेंस में के संदर्भ में भी दिखाता हूँ। जैसे फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का विस्तार हुआ है। इसमें क्या है कि सितंबर 25 में कई प्रमुख पश्चिमी देशों ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, जिसमें G7 के देश, कई देश हैं, कनाडा, यूके, फ्रांस ने मान्यता दी है। अब स्मरणीय तथ्य में अगर हम जाएंगे तो इसमें देखिए चीज़ें मिलेंगी, और ये तो बैकग्राउंड मिल जाएगा, और बैकग्राउंड मिलने के साथ साथ फिर आपको ये भी बताया जाएगा कितने देशों ने मान्यता दी है, कैसे प्रोसीजर है, क्या कैसे है। फिर नवंबर 1988 में भारत ने कब मान्यता दी है, तो भारत ने बहुत पहले मान्यता दे दी थी, नवंबर 1988 में दी थी। कई बार फिलिस्तीन के संदर्भ में भारत का क्या पर्सपेक्टिव है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो कुल मिला के आर्टिकल प्री मेंस दोनों के लिए है। आर्थिक परिदृश्य में देख लीजिए आप, आर्थिक परिदृश्य में भी सेम चीज़, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव में आपको आर्टिकल मिलेगा, और फिर बाद में और सारे परिदृश्य आपको कवर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये मैगजीन आपको, दृष्टि निरंतर मैगजीन की खासियत क्या है, मैं आपको एक बार बता के अपने वीडियो को बाइंड अप कर दूंगा। देखिए दृष्टि मैगजीन की सबसे बड़ी जो खासियत है वो क्या है कि दृष्टि निरंतर मैगजीन का हमारे नाम है, और ये मासिक मैगजीन है। कमेंट बॉक्स में हमें लिंक दे देंगे, इससे कुछ % आपको छूट मिल जाएगी। ये मैगजीन का नाम है। पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, ये प्री परीक्षा में जो भी आर्टिकल आता है, और बैकग्राउंड भी मतलब कोई भी आर्टिकल तो उसकी 360 डिग्री कवरेज, 360 डिग्री कवरेज मिलती है, तो ये आपको एक फ़ायदा मिलता है। दूसरा, मेंस के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो डिटेलिंग तो मिलती ही है, आपको डिटेलिंग तो मिल ही रही है, आर्टिकल की डिटेलिंग मिल रही है, प्लस आपको आंसर राइटिंग की बेसिक्स का पता चल रहा है, आंसर राइटिंग की बेसिक्स का पता चल रहा है, और ये पता चल रहा है कि कैसे किसी चीज़ को लिखा जाता है, कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट कर दिया जाता है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज। Whether you are preparing for pre or mains doesn't matter, but the crucial matter is you are aspiring for civil services, then you should continue your preparation pre along with mains। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और फिर ये लैंग्वेज भी इसकी बहुत सरल है, लैंग्वेज सिंपल है, और सबसे खासियत बात जो मैंने यहाँ बात की, तो इसमें क्या है कि अगर आपको इसकी समझ होगी तो जो एसे का पेपर होगा, आपका एसे का जो पेपर होगा, उसमें भी ये मैगजीन काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इस मैगजीन को आप परचेज करिए, और अपने प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराइए कि आपको ये मैगजीन कैसे लग रही है। तो फिलहाल ये मैगजीन की रिव्यू है। आपको जो भी और भी प्रश्न होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अन्य किसी वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।